द कहानीबाज। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से द कहानीबाज के कहानियों में। हमारी आज की कहानी का नाम है बनारस टॉकीज और इस कहानी को लिखा है सत्य व्यास जी ने। आज ये बनारस टॉकीज का तीसरा एपिसोड होने जा रहा है, तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर। राजीव पांडे हालांकि इस कहानी का मुख्य पात्र नहीं है, लेकिन एक महत्वपूर्ण पात्र है। राजीव पांडे की गिनती हॉस्टल के पढ़ाकुओं में हो रही थी और भगवान दास हॉस्टल को उनसे कुछ उम्मीदें थी, मगर इधर कुछ दिनों से राजीव पांडे का व्यवहार संदेहास्पद था। वह अचानक चलते चलते उंगलियों पर कुछ गिनने लगता, मेस में आधी रोटी तोड़कर छोड़ देता और उठ जाता। जिस किसी के कमरे के बाहर रेडियो पर गाने सुनता तो वहीं रुक जाता। राजीव को सचमुच नहीं पता था कि उसकी समस्या क्या है। कभी वो अपने छोटे कद की वजह से परेशान हो जाता था, कभी अपने चश्मे की वजह से और कभी कभी तो बेवजह ही। हालांकि उसके रूम पार्टनर के मुताबिक उसका व्यवहार संदेहास्पद नहीं, हास्यास्पद था। वह रूम में अचानक ही लॉ की किताबों में शायरी पढ़ने लगता था, कभी कभी तो प्यार का मतलब ही पूछने लगता था। इसी से तंग आकर उसके पार्टनर ने वार्डन से रूम चेंज करने की रिक्वेस्ट की। भगवान दास हॉस्टल में राजीव की दोस्ती सिर्फ मुझसे थी, मुझसे, क्योंकि मैं कविताएं समझता था और जो कविताएं समझता है वो प्यार भी समझता होगा। यही सोचकर राजीव ने मुझे बताया था कि उसे मेघा से प्यार है। राजीव पांडे को मेघा से प्यार है और प्यार भी इतना कि जिससे है उसे ही पता नहीं है। इसे भगवान दास के शब्दकोश में सैटेलाइट लव केस कहते हैं। इस तरह के प्यार में अक्सर लड़की लड़के से उस दिन का क्लास नोट्स मांगती है जिस दिन वो क्लास में नहीं थी, और लड़का इस बात को लेकर गुलजार हो जाता है कि पूरी कायनात में उससे ही क्यों मांगे गए नोट्स। लड़का अचानक ही परिपक्व महसूस करने लगता है। उसे लड़की के दूसरों से बात करने से समस्या होने लगती है। वह उसके पहनावे ओढ़ावे तक की चिंता करने लगता है, और मजे की बात यह है कि लड़की को इसका पता तक नहीं होता। उधर लड़की उस नोट्स को अपने दोस्तों में बांटती है और मिल बैठकर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स निकालती है। अपनी सहेलियों द्वारा छेड़े जाने पर बस एक शब्द चेप कहकर उसके प्रेम और वजूद को खारिज कर देती है। राजीव भी सैटेलाइट लव केस का शिकार था। राजीव जिद्दी और पिद्दी दोनों था। जिद्दी इस मायने में कि वह लाख उपेक्षाओं के बावजूद एक समान भाव से लगा हुआ था, और पिद्दी किस मायने में यह बताने की जरूरत नहीं है। क्लासेस अपनी पूरी रफ्तार में चल रही थी। क्लास के बाद राजीव मेघा के साथ साथ गर्ल्स हॉस्टल तक जाता और मेघा के हॉस्टल में घुस जाने पर ही वापस पलटता। ऐसे ही दिनों में एक दिन राजीव बहुत गुस्से से हमारे कमरे में दाखिल हुआ। आते ही उसने दादा से कहा, मुझे बंदूक चाहिए। किसको मारेगा बे? दादा ने पूछा। जब मारूंगा तो लाश देख लेना। राजीव बिफरा हुआ था। बता दे भाई क्या हुआ? मैंने पूछा। सब साले जलते हैं मुझसे, मजाक बनाते हैं मेरा, राजीव ने पसीना पोंछते हुए कहा। फिर कंफ्यूज कर रहा है, जलते हैं कि मजाक बनाते हैं? दोनों अलग अलग बातें हैं, दादा खिसियाया। दादा उसको बोलने तो दो, देख नहीं रहे हो कुछ सीरियस है, मैंने कहा। अबे तो हम कहां उसके मुंह में दिए हुए हैं, बोल कहां रहा है, तब से पावरा बांध रहा है। दादा अब भी गंभीर नहीं हुआ था। हमको बात करने दो, मैंने बीच में टोका। हुआ क्या राजीव? मैंने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा। राजीव जैसे इसी का इंतजार कर रहा था। वह कमजोर पड़ गया, रोने लगा। बोला, कुछ नहीं, बस एक कागज जैसा कुछ मेरे आगे कर दिया। वह कागज नहीं था, डेयरी मिल्क चॉकलेट का रैपर था।
दादा ने जब देखा तो आग बबूला हो गया। भोसड़ी के लेमन जूस के लिए रो रहा है, चल लंका खरीद दें। दादा इसमें कुछ लिखा है। अबे ये तो प्रेम पत्र है बे, मैंने कुछ देखते हुए कहा। जरा पढ़ तो लिखा क्या है। दादा उठकर बैठ गया। मैं जान से मार दूंगा सालों को। राजीव फिर भभका। चुप साला, लेटर के मैटर और वेटर के ऑर्डर के बीच में नहीं बोलते हैं, कोई बता नहीं तुमको? अब बीच में बोला तो पटक के मारेंगे, पहले पढ़ने दे कि लिखा क्या है। दादा गर्जा। मैंने पढ़ना शुरू किया। जो कुछ भी लिखा था वह कुछ यूं था। हर हर महादेव मेरे बाजीगर, किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने, मगर इस दिल को पढ़ के देखो जो कहता है तुम दिल की धड़कन में रहते हो। अब तो मैंने भी मान लिया है कि नाना करते प्यार, हाय मैं कर गई। तुम तो बस यह कह के चले गए कि चुरा के दिल मेरा गोरिया चली। मैं तभी से पागल हुई, दीवानी हुई और उसी दिन से तेरी गली में चली। कहीं ऐसा ना हो कि इसी पागलपन में मैं 12 आने दे करते करते गलियों में बौराती फिरूं। मेरे प्यार को रुसवा ना करना, क्योंकि चांदनी चांद से होती है, सितारों से नहीं। प्यार भी एक से होता है, हजारों से नहीं। तुम्हारी शिल्पा शेट्टी। पढ़ना खत्म करने के साथ ही रूम में हंसी का दौरा आ गया। जमीन पर लौटियाते हुए दादा ने कहा, अबे ये तो शाहरुख खान का चिट्ठी है, तुमको कहां से मिला? राजीव हंसने की स्थिति में नहीं था और ना ही मूड में। वह कागज मेरे हाथ से छीन कर जाने को ही था कि कमरे में नवेंदु जी घुस आए। आते ही हम दोनों की हालत देखकर समझ गए कि कोई मसाला हाथ लगा है। राजीव जी सब ठीक ठाक? उन्होंने पूछा। राजीव ने कोई जवाब नहीं दिया, बस बेड पर बैठ गया। शिल्पा शेट्टी चिट्ठी लिखी है शाहरुख खान को और राजीव परेशान हो गया है। मैंने हंसी रोकते हुए कहा, कहाँ है वो चिट्ठी? नवेंदु जी गंभीर होते हुए बोले। राजीव ने फिर वो रैपर नवेंदु जी को थमा दिया। पूरी चिट्ठी पढ़ने के बाद नवेंदु जी और भी गंभीर हो गए और कहा, ये शिल्पा शेट्टी तो गेम कर रही है, घूमती है अक्षय कुमार के साथ और चिट्ठी लिखती है शाहरुख को। उनका इतना ही कहना था कि रूम नंबर 79 को फिर दौरा पड़ा। अब की बार राजीव हमारी मां बहन करते हुए रूम से बाहर निकल गया। भगवान दास में आप अगर किसी बात, भ्रम या झूठ फैलाना चाहते हैं तो बस उसका जिक्र खाने के वक्त मेस में कर दीजिए। बात अपने आप फैल जाएगी। आपका काम हवाएं और अफवाहें कर देंगी। गोजर अपने आप अजगर बन जाएगा। नवेंदु जी साहित्यिक होते हुए बोले। कहानी क्या है नवेंदु जी? मैंने हंसी रोकते हुए पूछा। अरे राजीव को मेघा शिल्पा शेट्टी जैसी लगती है और यह बात एक बार उसने मेस में खाने के टेबल पर बताई थी। आज जब क्लास के बाद दोनों वापस आ रहे थे तो राजीव ने मेघा को यही चॉकलेट दिया। पहले तो मेघा ने साफ इनकार कर दिया, लेकिन राजीव के बार बार कहने पर मेघा ने चॉकलेट ले लिया। अब उसने चॉकलेट खाकर रैपर फेंक दिया। किसी ने उठा लिया और उस पर यह प्रेम पत्र लिखकर राजीव के कमरे के भीतर डाल दिया। आगे का गणित विज्ञान आपको पता ही है। नवेंदु जी ने एक सांस में कह दिया। लेकिन जो बात वो बड़ी आसानी से छुपा गए वह यह कि किसने यह कारनामा अंजाम दिया था। वह चतुर जरूर थे मगर शातिर नहीं थे, और दादा से ज्यादा तो बिल्कुल भी नहीं। मगर इससे पहले कि दादा पूछता, मैंने ही पूछ दिया, राजीव की प्रेम वाटिका में चरस कौन बो दिया नवेंदु जी? पता नहीं यार। नवेंदु जी खिसकने लगे। पूरा कहानी सुना गए और फिल्म का नाम पूछने पर बोलते हैं कि मैंने गांधी को नहीं मारा। जल्दी बोलिएगा कि आप ही के नाम का फुटबॉल उछाल दें। दादा ने धमकी दी। अरे यार, तुम तो बात बात में मेरा ही धोती धर लेते हो। तुम लोग को कुछ बताना ही पाप है। नवेंदु जी अपनी ही बात में उलझने लगे। नवेंदु जी, अगर हम बाहर जाकर यह बात करेंगे तो सब पूछेंगे कि किसने बताया। मजबूरन हमें आपका नाम बताना पड़ेगा।
अब बाहर पूछे इससे अच्छा है कि आप भीतर ही बता दें। मैंने कहा, यार तुम लोग मानोगे नहीं। नवेंदु जी अंतिम इच्छा जताई। ना, दादा ने इच्छा ठुकरा दी। भाई हमको तो रोशन बताया और उसको कैसे पता ये तो वही जाने। नवेंदु जी ने कहा, किसने यह कारनामा किया यह तो पता नहीं चल पाया, मगर अगली ही सुबह यह पता जरूर चल गया कि राजीव हॉस्टल छोड़कर बाहर रहने चला गया। सोमवार की पहली क्लास का छूटना एक नियम जैसा था। रविवार को देर रात तक लंका पे नाइट आउट हर हफ्ते का नियम था। लंका यानी बीएचयू का कनॉट प्लेस। बीएचयू के शब्दकोश में इसे लंकेटिंग भी कहते हैं। रात भर लंकेटिंग के बाद अक्सर किसी न किसी की 10 बजे वाली क्लास छूट ही जाती थी। लेकिन अच्छी बात यह थी कि हम तीनों में से कोई ना कोई क्लास में मौजूद रहता, जिससे कि प्रॉक्सी मारी जा सके। आज का दिन भी सोमवार था और आज सोने की बारी दादा की थी। देर से आने वाले सीधे कैंटीन चले जाते और हम क्लास के बाद उससे वहीं मिलते। सो आज कैंटीन में दादा बैठा था। क्या हुआ भाई, एमपी सिंह कोई जोक सुना दिया क्या? पेट पकड़ के हंसते हुए आ रहे हो? दादा ने कैंटीन के बेंच पर पैर रखते हुए पूछा। नहीं गुरु, सीन उसके पहले ही हो गया, जयवर्धन ने खांसते हुए कहा। हुआ क्या और तेरा मुंह क्यों लटका है बे? दादा ने मुझसे पूछा। हमसे पूछो ना, हम बताते हैं। हुआ ये कि साहब आज नाश्ता नहीं कर पाए थे। क्रीम रोल खाते हुए फैकल्टी में घुस रहे थे। क्लास करने का जल्दी था और एमपी सिंह क्लास में घुस गए थे। सफाई वाला पोछा लगाया था, जल्दी में ऐसा फिसले कि क्रीम रोल मुंह में और पैर सेक्शन बी में। जयवर्धन ने हंसते और खांसते हुए कहा, ओह चोट तो नहीं लगा? 2 प्लेट समोसा और 3 चाय, दादा ने ऑर्डर देते हुए पूछा। सुनो बेटा, अभी सीन खत्म नहीं हुआ है। जयवर्धन ने कहा। अभी साहब गिरे ही थे कि सेक्शन बी से एक लड़की हंस दी। साहब को गिरने का इतना दुख नहीं है जितना लड़की के हंसने का है। जयवर्धन फिर हंसते हुए कहा। कौन थी वे? दादा ने पूछा। नाम गांव कौन जाने, लेकिन गंगा हॉस्टल में रूम नंबर 7 में रहती है, मैंने धीरे से कहा। इसी पर तो हंसी आ रहा है ना, नाम का ठिकाना नहीं, कोरेस्पॉन्डेंस एड्रेस निकलवाया है, वो भी किससे? तो दुबई से। अंदर गुरु बाहर चला, मांगे गुड़ तो दे दे ढेला। जयवर्धन की हंसी नहीं रुक रही थी। कोई बात नहीं राजा, चोट तो नहीं लगा ना? समोसा खाओ, दादा ने समोसा खाते हुए कहा। हमको गिरने का दुख नहीं है, लेकिन जब गिरे तो क्रीम रोल पूरा मुंह में चला गया, बेइज्जती हो गया बे, मैंने समोसा उठाते हुए कहा। पूरा का पूरा? मतलब 5 इंच? मस्त सीन होगा भाई, साला हम मिस कर दिए। दादा अब हंसी नहीं रोक पाया। इसीलिए कहते हैं कभी कभी क्लास कर लिया करो, जयवर्धन ने उठते हुए कहा। अभी हम दोनों भी उठने को ही थे कि किसी को कैंटीन में घुसते हुए देखकर मैं चौंक गया। लो बेटा, यही तो थी, मैंने कैंटीन गेट की तरफ देखते हुए कहा। पूरा सेक्शन बी तो घुस गया कैंटीन में। इसमें से कौन है? दादा ने पूछा। अरे वो जो नवेंदु जी से बात कर रही है ना, वही। नवेंदु जी से क्या बात कर रही है बे? मैंने धीरे से कहा। बीर जारा का स्टोरी सुना रही है नवेंदु जी से। चुप नहीं रह सकता 2 मिनट? दादा ने गुस्से से कहा। देखो देखो, फिर हंस के चली गई। साला इज्जत गया यार, मैंने जयवर्धन से कहा। चल तो जरा नवेंदु जी से बात किया जाए, दादा ने कुर्सी से उठते हुए कहा। नवेंदु जी, क्या हालचाल? जयवर्धन ने दूर से ही चिल्लाकर कहा। ठीक ठाक है, थोड़ा जल्दी में है, बाद में बात करते हैं। नवेंदु जी खिसकना चाह रहे थे। अरे रुकिए, हम लोगों को देख के जल्दी में हो गए और बालिका से तो बड़ा फुर्सत में बतिया रहे थे, दादा ने रोका। कौन बालिका? नवेंदु जी हड़बड़ा गए। वही जिससे बात कर रहे थे अभी। जयवर्धन का अंदाज तलख था। अरे वो शिखा, हाँ वो पांडे सर के नोट्स के लिए कह रही थी। पांडे सर सेक्शन बी में नहीं पढ़ाते हैं ना, इसीलिए। नवेंदु जी सफाई देने के मूड में थे। आप ही बढ़ के पढ़ाक हुए हैं, हम लोग नहीं पढ़ते हैं क्या? दादा सफाई लेने के मूड में नहीं था। लेकिन हम क्लास तो करते हैं, आप लोग भी क्लास कीजिए। आज ही पांडे सर पूछ रहे थे कि अनुराग डी की तबीयत खराब है क्या? पूरे महीने में बस 4 दिन ही आया है। नवेंदु जी ने कैंटीन से निकलते हुए कहा। साले बबुआ, पूरे महीने में मेरा बस 4 ही प्रॉक्सी मारे हो, और भोसड़ी के हम तुम्हारे भरोसे हॉस्टल में सोते रहे। दादा ने गियर चेंज कर लिया था। और वो भी 4 ये नहीं मारा है,
उसमें से 2 हम मारे हैं। जयवर्धन ने आग में घी डाला। अरे पांडे सर की क्लास में मुश्किल है भाई, चौकस रहते हैं। आज प्रॉक्सी मारने वाले थे कि दिन खराब हो गया। लड़की हंस दी। मैंने कहा, भाड़ में गई लड़की, साले अब की अटेंडेंस के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट लगाना पड़ जाएगा हमको, और उसका जुगाड़ भी तुम ही करोगे, समझे? दादा ने मुझसे कहा। कर देंगे भाई, और फिक्र मत करो, अभी समय है, प्रॉक्सी मैनेज कर देंगे। चलो लंका चलें, मैंगो शेक पिलाओ। आज का दिन ही ठीक नहीं है, पहले गिर गए, फिर लड़की हंस दी, और अब नमेंदु जी भी ताना मार के चले गए। एक काम लेकिन ठीक हुआ, उसका नाम तो पता चला, शिखा। मैंने बाइक की पिछली सीट पर बैठते हुए कहा। असाइनमेंट्स जयवर्धन के शब्दों में अगर कहें तो सेमेस्टर सिस्टम में पढ़ने वालों के लिए असाइनमेंट ठीक उस दुल्हन की तरह है जिससे नहर में रहा नहीं जाता और ससुराल में सहा नहीं जाता। असाइनमेंट्स के 100 में से पूरे 20 नंबर होते थे, इसीलिए इसे छोड़कर चलना संभव नहीं था, और 20 नंबर के लिए खर्च करना पड़ता है समय, लिखने में या कहें छापने में, लाइब्रेरी में, प्रोफेसरों के आगे पीछे करने में, और सबसे बढ़कर खर्च करना पड़ता है पैसा असाइनमेंट्स के लाव लश्कर खरीदने में। लाव लश्कर मतलब लिखने के लिए कागज, सजाने के लिए हाइलाइटर और पेश करने के लिए प्लास्टिक फोल्डर्स वगैरह। हमें भी असाइनमेंट्स मिलने वाले थे, लेकिन उस पर होने वाले बाकायदगी अभी बाकी थी, जो अपने कोठे यानी हमारे कमरे में चल रही थी। तुम लोगों को क्लास की फिक्र है, असाइनमेंट्स की सोचो। हर सेमेस्टर में 10 असाइनमेंट्स भी बनते हैं। कल से असाइनमेंट्स के टॉपिक भी मिल जाएंगे, दादा ने कहा। असाइनमेंट्स का क्या चिंता करना है, गूगल बाबा है ना, मैंने कहा। हाँ, गूगल बाबा का बाप है डीन अपना। इंस्ट्रक्शन है कि प्रोजेक्ट प्रिंटेड नहीं, हैंड रिटन होना चाहिए। अब लिखो बैठ के, दादा ने कहा। हम तो नहीं लिखेंगे, जयवर्धन ने सीधा जवाब दिया। अबे उसके 20 नंबर है, दादा ने कहा। घंटे पे चढ़े 20 नंबर, जयवर्धन ने चिढ़ते हुए कहा। एक काम करते हैं, थोड़ा इंतजार करते हैं, कोई ना कोई तो बनाएगा, उसका लेके छाप दिया जाएगा। एक रात दिलीप की चाय, बचाव का समोसा और एक प्रोजेक्ट खत्म। क्या बोलते हो? दादा ने मसला सुलझाया। हाँ साले, और प्रोजेक्ट लिखोगे कैसे? पेपर कहाँ है? मैंने कहा, है, दादा ने आत्मविश्वास के साथ कहा। कल ही विनोद वर्मा एक पूरा रीम खरीद के लाया है। उसका रूम हमारे बगल में ही है। 7 बजे उठ के बाथरूम जाता है, जब जाता है तब 1 घंटा से कम नहीं लेता है। ऐसे में अगर उसके पार्टनर के घर से फोन आ जाएगा तो वो नीचे बात करने जाएगा और ताला बंद नहीं करेगा, क्योंकि विनोद बाथरूम गया है। इतने देर में उसके रूम से पेपर रिम की रिमझिम बारिश हमारे ऊपर भी हो सकती है, दादा ने नाखून कुतरते हुए कहा। लेकिन उसी समय उसके पार्टनर के घर से फोन कैसे आएगा? जयवर्धन ने अड़ंगा लगाया। क्यों धुड़ू भाई, 500 रुपये में सबको मोबाइल किस लिए दिए हैं? हम यहां से हॉस्टल के नंबर पर फोन करेंगे, कहेंगे कि मनीष को बुला दीजिए, दादा ने हाथ में मोबाइल लहराते हुए कहा। और इसी बीच अगर विनोद आ गया तो? मैंने अंतिम अड़चन साफ करनी चाहिए। नहीं आएगा, दादा ने इत्मीनान से कहा। जब बाथरूम से चलता है तो ऐसा चलता है जैसे इजमाम रन आउट हो गया है। वैसे भी जयवर्धन साथ वाले वॉश बेसिन में ही ब्रश करता रहेगा। अगर कोई भी आया तो ताकीद कर देगा। दादा ने अंतिम अड़चन भी साफ कर दी। साला बंगाली खुराफाती खोपड़ी है तुम्हारी। ठीक है, ऐसा ही कर लेंगे। पेपर का जुगाड़ तो समझो हो गया। चलो चल के प्लास्टिक फोल्डर्स और हाइलाइटर खरीद लिया जाए। कि उसका भी कुछ जुगाड़ सोचे हो? मैंने हंसते हुए कहा। भाग भोसड़ी के, सब बारात में बाई जी नहीं होते हैं, कहीं कहीं ऑर्केस्ट्रा भी चलता है। जयवर्धन ने हंसते हुए कहा। चल मॉडर्न पेन कंपनी में चलते हैं, वहां से स्टेशनरी एक साथ ले लेंगे, दादा ने कहा। मॉडर्न पेन कंपनी बीएचयू गेट से बाहर निकलने पर हेरिटेज की ओर पहले फ्लोर पर थी मॉडर्न पेन कंपनी। बीएचयू के स्टूडेंट्स के मतलब की सारी स्टेशनरी इस दुकान में मिल जाती थी। इसी कारण इस दुकान पर अक्सर स्टूडेंट्स की भीड़ लगी रहती थी। मगर आज दुकान में कोई नहीं था। का विपिन, आजकल बाजार धीमा हो का? दादा ने दुकान में काम करने वाले लड़के से पूछा। दोपहर में दुकान पर क्या आई भैया? विपिन ने कहा। ऐसा करो, ग्रीन कलर का 2 हाइलाइटर, 2 स्केल और 30 प्लास्टिक फोल्डर। मैंने अभी बात पूरी भी नहीं की थी कि एक गुनगुनाती आवाज ने मेरी बात बीच में ही काट दी।
भैया ग्रीन कलर का हाइलाइटर होगा क्या? उसने कहा, जो अपनी दोस्त के साथ अभी अभी इस दुकान में आई थी। अबे ये तो वही है, शिखा, सेक्शन बी वाली। मैंने धीरे से दादा के कान में कहा। हाँ देख रहे हैं, आंख दिया है भोलेनाथ हमको भी। दादा पैसे जोड़ रहा था। दुकान वाले को भी बनारसी अंदाज से ज्यादा मीठी गुनगुनाती आवाज से लगाव था, सो उसने एक हाइलाइटर उधर भी बढ़ा दिया। दादा ने जब ये देखा तो भड़क गया। एक हाइलाइटर काहे दिया बे? 2 मांगे थे ना? भैया दुए ठो है, इसीलिए एक आपको दे दिए, एक उनको। विपिन मिमियाने लगा। काहे उधर काहे दे दिए? हम पैसे नहीं दे रहे थे क्या? दादा उलझ रहा था। जाने दो ना भाई, मैंने दादा को समझाया। जाने दे? क्यों जाने दे? क्या जाने दे? हम आए, ऑर्डर दिए, पैसा दे रहे हैं, और अब बोल रहा है कि मैच टाई कर देंगे। दादा लड़ने के मूड में था। हम लोग एक से काम चला लेंगे, यू मे टेक इट। मैंने एक हाइलाइटर शिखा की ओर बढ़ाते हुए कहा। एक हाइलाइटर के लिए इतना हंगामा करने की कोई जरूरत नहीं है, दोनों इनको ही दे दीजिए। शिखा ने मुझे अनदेखा करते हुए दुकानदार से कहा। हंगामा? कौन कर रहा है हंगामा? और अभी हंगामा देखी कहाँ हो तुम? दादा बाहें चढ़ा रहा था। कूल डाउन भाई, वाई आर यू गेटिंग हाइपर? मैंने दादा से कहा। इडियट्स, चिढ़ी हुई एक आवाज आई और शिखा अपनी दोस्त के साथ सीढ़ियों से नीचे उतर गई। ओए इडियट्स किसको बोला? दादा चिल्लाया। हमको बोली दादा, हमको बोली। इडियट आई डू इज ओनली तुमसे, यही तो बोली है। तुम शांत हो जाओ। मैंने दादा को हंसाने और उसका मूड ठीक करने की कोशिश की। अच्छा, लेकिन वो तो इडियट्स बोली। दादा को हंसी आ गया। हाँ वही तो, इडियट्स, मतलब कि आई डू इज ओनली तुमसे सूरज। मैंने दादा के हाथ पर ताली देते हुए कहा। और बुजुर्गों के लड़की देखते ही अंग्रेजी बोलने लगते हो, यू मे टेक इट। आए? दादा ने नीचे उतरते ही सिगरेट सुलगा ली। असाइनमेंट्स लिखने का काम देर रात तक होता था। इसका कारण यह था कि अक्सर जिनका असाइनमेंट्स हमें छापना होता था, वह शाम तक लाइब्रेरी में बैठकर असाइनमेंट्स पूरे करते थे। इसलिए बड़ी हील हुज्जत और चिरोरी करने के बाद उनका असाइनमेंट्स हमें रात में ही मिल पाता था। रात भर जागने के लिए चाय असाइनमेंट से भी ज्यादा जरूरी थी, और चाय मिलती थी लंका पर। लंका पर रात भर चाय पीते, ब्रेड मक्खन खाते, असाइनमेंट्स और लड़कियों की चर्चा करते, रात कब गुजर जाती पता ही नहीं चलता। भोर में जब लोगों के जागने का समय होता तो हम दोनों के सोने का समय हो जाता, और नींद खुलते खुलते धूप सर पे चढ़ आती थी। मेरा मोबाइल कहाँ गया? दादा ने उठते ही पूछा। जयवर्धन ले गया है, बाहर किसी से बात कर रहा है। मैंने नींद में ही जवाब दिया। उठ भोसड़ी का, 10 बज गया है दिन का। दादा ने खिड़की खोलते हुए कहा। सोने दो ना बे, कितने दिन बाद तो संडे आता है। मैंने चादर मुंह पर खींचा। हाँ साले, जैसे रोज तो क्लास करके भगवान दास को निहाल कर दियो तुम हैं। दादा ने दरवाजा भी खोल दिया। भोलेनाथ, दादा अंगड़ाई लेते हुए चिल्लाया। सुनो ना बेटा, थोड़ा सा और जोर से चिल्लाए ना तो भोलेनाथ डमरू चला के मार देंगे। सारा नींद खराब कर दिया चिल्ला के। मैंने कान पर तकिया रखते हुए कहा। लो, अब भगवान का नाम लेने से लोगों का नींद खराब होता है। दादा ने ब्रश और टूथपेस्ट उठा लिया। जब वो वॉश बेसिन तक पहुंचा तो देखा कि जयवर्धन कॉरिडोर में टहलता हुआ मोबाइल पर किसी से बात कर रहा था। दादा पहले तो ब्रश करता रहा, लेकिन ब्रश कर लेने के बाद भी जब जयवर्धन की बात खत्म नहीं हुई तो दादा से रहा नहीं गया। अबे तुम किसके साथ मेरा पैसा गला रहा है? दादा ने जयवर्धन से चिल्ला के कहा। किसी के साथ लगा होगा, कल कह रहा था कि सिगमंड फ्राइड अगर लिखा है तो लड़की लोग में कुछ तो बात होता होगा। मैंने दादा से कहा। भाई पिछला बिल भी बाकी है, कनेक्शन कट जाएगा, रहम करो। दादा ने दोनों हाथ जोड़कर जयवर्धन से कहा। लो अपना फोन और डाल लो, और हाँ वाइब्रेट पर कर लेना जरूर, ज्यादा मजा आएगा। जयवर्धन ने आते और गुस्साते हुए कहा। साला पैसा नहीं लगता है क्या फोन में? दादा ने कहा। 40 पैसे में कर दिया धीरू भाई अंबानी, अब क्या छील दोगे उसको? 10 मिनट बात किए होंगे तो 4 रुपया, तेरे एक सिगरेट का दाम। 20 मिनट बात किए होंगे तो 8 रुपया, तेरे 2 सिगरेट का दाम। पी ले नाम से सिगरेट। जयवर्धन ने जेब में हाथ लगाते हुए कहा। पूरा 36 मिनट बात किया है। किससे बात किया है बे? मैंने मोबाइल देखते हुए कहा। अरे वो जो पटना वाला लड़का है ना,
अभिषेक उसी से बात कर रहे थे। जयवर्धन पटना के नाम पर जान दे सकता था। लड़का से 36 मिनट? भाई तेरा केमिस्ट्री तो खराब नहीं हो गया ना? दादा ने कहा। और तुम दोनों जो दिन भर बाइक पे लवर लवरा जैसे घूमते रहते हो तो कौन सा बायोलॉजी पढ़ते हो? जयवर्धन ने जवाब दिया। लेकिन तुम अभिषेकवा से आधा घंटा क्या बात कर रहा था बे? मैंने माहौल हल्का करने की कोशिश की। अरे बहुत मजेदार बात है, रूम में चलो बताते हैं, जयवर्धन ने कहा। हाँ क्या हुआ बताओ। किस बात पर जिंदगी का 36 मिनट खर्च कर दिए? मैंने कमरे में आकर कहा। कल सेक्शन बी में कॉन्ट्रैक्ट का प्रेजेंटेशन था, जयवर्धन ने कहा। अच्छा हुआ कि प्रेजेंटेशन सेक्शन बी से शुरू हुआ, हम लोगों को थोड़ा आइडिया मिल जाएगा, मैंने बीच में टोका। चुपचाप सुनो, बीच में बांस मत करो, जयवर्धन ने झुंझला के कहा। अभिषेक जब प्रेजेंटेशन दे रहा था तो वो लड़की है ना सोनाली, जो शिखा के साथ रहती है, ताली बजा दी। बस फिर क्या था भाई, प्रेजेंटेशन बीच में ही बोल गया। रामजी सर बोले कि कोई बात नहीं, गो अहेड। अभिषेक गो अहेड। अभिषेक बा गो अहेड का मतलब समझा आगे जाना। तो भाई थोड़ा अहेड होके रामजी सर के पास जाके खड़ा हो गया। पूरा क्लास हंस दिया, लेकिन उसको केवल सोनाली का हंसी सुनाई दिया। कह रहा था कि जैसे मोगरे का फूल झड़ रहा था। शायरी भी मार दिया। कैसे तो था, उसने जब मेरी तरफ प्यार से देखा होगा, मेरे बारे में बड़े गौर से सोचा होगा। कहता है कि प्यार हो गया है, उसके बिना रह नहीं पाएंगे। जयवर्धन मजे लेकर सुन रहा था। सोनाली कौन है बे? दादा ने लेटे हुए टेनिस बॉल दीवार पर मारते हुए पूछा। अरे उस दिन वो जो दूसरी लड़की थी ना मॉडर्न पेन कंपनी में, वही है सोनाली। मैंने बीच में बयान जारी किया। तुमको बहुत पता है लड़की लोगों का खबर। अल दुबेरा से न्यूज ले रहा है क्या? दादा ने कहा। आगे की बात तो सुनो, जयवर्धन ने कहा। अच्छा अभी 36 मिनट खत्म नहीं हुआ है तुम्हारा, बोलो, मैंने कहा। अभिषेक बोल रहा था कि उससे बात करना है, दिल का हाल बताना है, इसीलिए सोनाली का मोबाइल नंबर चाहिए। जयवर्धन ने कहा। मोबाइल नंबर काहे चाहिए? बोलो कि ज्यादा आग लगा है तो गर्ल्स हॉस्टल वाला लैंडलाइन पर फोन कर ले। दादा ने टेनिस बॉल मेरी तरफ उछालते हुए कहा। क्या था? बोल रहा था कि गर्ल्स हॉस्टल वाला लैंडलाइन हमेशा बिजी रहता है और जब लगता है तो सोनाली को बुलाने के लिए उसका रूम नंबर बताना होता है। अब इसको रूम नंबर तो पता है नहीं, कहाँ से बुलाएगा? जयवर्धन ने 36 मिनट में सारी बातें कर ली थी। फिर? दादा ने कहा। फिर हम बोले कि हम इंतजाम कर देंगे। जयवर्धन ने कहा। तुम कहाँ से करेगा? पगल चीट है क्या? दादा ने डांटते हुए कहा। तो क्या करते? ताव दिला दिया। जयवर्धन ने कहा। तुम ताव पे चढ़ काहे जाता है भाई? मैंने कहा। तो क्या घंटा पे चढ़े? बोलता है कि बाहर तो क्या कोई हॉस्टल भी गर्ल्स हॉस्टल का नंबर नहीं जुगाड़ सकता है। डाइन को भी अपना दामाद प्यारा होता है, और फिर यहां तो हॉस्टल की इज्जत का बात था। जयवर्धन ने नब्ज पकड़ ली थी। ऐसा बोला? दादा ने कहा। और क्या, और ये भी अगर नंबर मिल गया तो 1000 रुपया हार जाएगा। जयवर्धन ने काम की बात बताई। 1000 रुपया? मैंने आंखें चौड़ी की। हाँ 1000 रुपया। जयवर्धन ने सपने दिखाए। तो जाओ उससे पूछो कि 500 रुपया एडवांस देगा। दादा ने स्पोर्ट्स स्टार पढ़ते हुए कहा। किससे 500 रुपया का सुपारी लिया जा रहा है गुरु? विनीत सिंह कमरे में घुसते हुए बोले। अरे आओ आओ नेताजी, बड़े दिन बाद, कहाँ थे? कोई समाचार नहीं, क्लास भी नहीं कर रहे हो आजकल। दादा ने सवालों की झड़ी लगा दी। हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहां कल वहां चले। विनीत ने कुर्ते के नीचे खोसे हुए कट्टे को टेबल पर रखते हुए दादा के सवालों का जवाब 2 लाइन की कविता में दिया। अरे नेताजी, अस्त्र शस्त्र लेकर हॉस्टल में मत आइए, नहीं तो हॉस्टलों छिना जाएगा। मैंने टेबल पर रखे कट्टे को तौलिए से ढकते हुए कहा। और इसका नली ऊपर मत रखा करो भाई, किसी दिन उठते बैठते दब गया ना तो गर्दन उड़ जाएगा। दादा ने अपना ज्ञान दिया। और इसका नली नीचे रहे तो सामान उड़ जाएगा। गर्दन उड़ जाए तो चला लेंगे गुरु, बाकी सामान उड़ जाए तो मुश्किल हो जाएगा। विनीत ने हंसते हुए कहा। ये बताओ मेस में खाना क्या बनाया आज? कौन जाने, अभी तो सवेरे से उठ के प्रेम पुराण सुन रहे हैं। मैंने कहा। किसका प्रेम पुराण? विनीत ने चिहुकते हुए कहा। अरे है कोई बैचमेट, चित्तूपुर में रहता है, उसको गर्ल्स हॉस्टल से एक लड़की का नंबर चाहिए। दादा ने पहचान छुपा दी। किसका नंबर? विनीत ने फिर पूछा। सेक्शन बी में है एक लड़की सोनाली। मैंने कहा। हॉस्टल कौन सा? विनीत ने फिर पूछा। शायद गंगा है, पर रूम नंबर नहीं मालूम है।
अब की बार जयवर्धन ने कहा, शाम में जब दफ्तर आओगे ना तब नंबर ले लेना हमसे। अब चलो कुछ खाना खिलाओ मेस में। विनीत ने बड़ी आसानी से कहा। हमारी आज की कहानी में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको यह कहानी अच्छी लग रही होगी। अगर यह कहानी आपको अच्छी लग रही होगी तो हमें अवश्य बताएं। बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए द कहानीबाज। धन्यवाद।